का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये आएगा डी कोणार्क में। सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। नटराज की प्रसिद्ध प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा किसका किसका उत्तम उदाहरण है। इसका आएगा ए चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा चोल कला का उत्तम उदाहरण है। नटराज शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। इसमें आएगा 81 में आएगा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। इसका आएगा बी कारकोट राजवंश। इसमें आएगा 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर कारकोट राजवंश ने शासन किया। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। हेंग सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललित आदित्य मुक्तापीड़िता किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन आएगा डी भीम सेकंड ने। इसमें आएगा व्याख्या में गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। गुजरात के चालुक्य शाखा की स्थापना का श्रेय मूल राज प्रथम 941 से 995 ईस्वी को प्रदान किया जाता है। इस वंश के शासक अजय पाल के पुत्र भीम द्वितीय ने उसके राज्य पर मुसलमानों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने के पश्चात ही अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। इसमें आएगा उपाधि धारण की थी। यह है संगम काल दक्षिण भारत में काल है। इसमें आएगा सी 3वीं शताब्दी BC से 3वीं शताब्दी AD तक। इसमें आएगा व्याख्या में संगम काल दक्षिण भारत में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिलन है। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का मिलन था। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल चेर एवं पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आएगा दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न अब ए बतूता के सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है। ऑप्शन ए में आएगा दिल्ली दरवाजा। इसमें आएगा व्याख्या में दिल्ली दरवाजे को इब्न ए बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। यह मोरक्को का निवासी था। भारत के मूल निवासी थे। इसमें आएगा द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा बोलते हैं। मध्यकालीन इतिहास में आएगा। इसमें आएगा राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन में आएगा 1001। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें जयपाल की हार हुई और उसे पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। फिर इसमें आएगा तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था। इसमें आएगा इसकी व्याख्या में आएगा मोहम्मद गोरी का असली नाम साबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन महमूद गोरी था। उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। उसने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। फिर 192 ईस्वी में तराइन द्वितीय युद्ध हुआ जहाँ पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और उसके द्वारा मारा गया। फिर इसमें आएगा महमूद गजनी ने में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजय किया। ऑप्शन में आएगा 1001 ईस्वी। महमूद गजनी का शासक था जिसने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य कारण भारत की संपत्ति को लूटना था। इसने 1001 ईस्वी में हिंदुस्तानी राजतंत्र के सीमांत प्रदेशों के राजा जयपाल के युद्ध किया जिसमें जयपाल की पराजय हुई। फिर इसमें आएगा 89 में आएगा दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। ऑप्शन बी है बदायूं दरवाजा। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में बदायूं दरवाजा को इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम बताया गया। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था जो भारत घूमने आया था। दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित
करे। इसका आएगा ए में आएगा। सेकंड है गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, लोधी वंश। फिर इसमें आएगा दिल्ली सल्तनत के वंशों का आरोही क्रम निम्न है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, लेस देन खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश ये 1320 से 1414 ईस्वी। फिर इसमें लेस देन शहद वंश आएगा 1414 से 1451 ईस्वी, लेस देन लोधी वंश 1451 से 1526 ई। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई। इसका आएगा ए में आएगा चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स 13वीं शताब्दी की मीनार है। यह दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। इसका आंसर आएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। दिल्ली सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वान, साहित्यकारों और शासकों की शरण स्थली बनी। दिल्ली सल्तनत पर पांच वंशों का शासन रहा। गुलाम वंश अथवा ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश आएगा 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश आएगा 1320 से 1414 ईस्वी, फिर सैयद वंश आएगा 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश आएगा 1451 से 1526 ईस्वी। फिर है खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था। इसका आएगा ए तुगलक वंश 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत में शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये वे वंश थे। इसमें आएगा वंश और शासन काल में आएगा गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, फिर खिलजी वंश आएगा 1290 से 1320, तुगलक वंश ये 1320 से 1414, फिर सैयद वंश आएगा 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, फिर बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पराजित करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया। इब्राहिम लोधी संभवतः युद्ध में मारे जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक था। फिर इसमें आएगा दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। इसका आएगा आंसर व्याख्या सहित में आएगा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां था तथा उसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी भारत आया था तथा रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी की उन्नति के लिए अमीर ए कोही या दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। फिर 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुवत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। ऑप्शन बी में आएगा दिल्ली के सुल्तान। इसमें 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एम उसके साथ जुड़ा किबला जीवान है। अलाउद्दीन शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। ऑप्शन सी में अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के जनक तथा प्रसिद्ध शायर, गायक एवं साहित्यकार अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से यह आएगा 1325 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के शासक शाही दरबार के एक महान कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन सहित 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? इसका आएगा डी, यह आएगा रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी और उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका आएगा व्याख्या सहित आंसर है बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1656 ईस्वी में वास्तुकार दाबुल के याकूत द्वारा किया गया था। निजाम उल मुल्क आसफ जहां
राज्य के संस्थापक थे। इसका आएगा सी हैदराबाद। हैदराबाद इसकी व्याख्या में आएगा निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य 1724 ईस्वी तथा आसफ जाही वंश की स्थापना की। वह मुगल सम्राट के अधीन दक्कन का वायसराय था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चीन की लीज खां निजामुल मुल्क को दक्कन के 6 सूत्रों की सूबेदारी सौंपी थी। इसकी मुख्यालयता औरंगाबाद था। फिर इसमें आएगा अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। इसमें आएगा बी मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में सूफी संत रवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने ईश्वर के साथ एक आत्मकता पर जोर दिया। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक संप्रदाय है। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। इसका आएगा एक सेट में ए 1707। औरंगजेब 7वां और व्यापक रूप से अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट माना जाता था। 88 वर्ष की आयु में 1707 ईस्वी को अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई। इसकी इच्छा के अनुसार उसे उसके आध्यात्मिक गुरु फकीर बुरहानुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। उसकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलाबाद गांव में है। फिर इसमें किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका आएगा ए 1526 ईस्वी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। फिर है जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी। इसका आएगा व्याख्या सहित आएगा जहांगीर सलीम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। वर्ष 1605 में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल गद्दी पर सत्तासीन हुआ। जहांगीर को न्याय की जंजीर के कारण स्मरण किया जाता है। राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष ... में हस्ताक्षरित की गई थी। इसका आएगा डी 1615। इसकी आगे व्याख्या सहित 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अमर सिंह का शासन काल 1597 से 1620 ईस्वी तक था। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। पहले मुगल शासक कौन थे। ऑप्शन सी बाबर। फिर इसमें आएगा बाबर भारत आने वाला पहला मुगल सम्राट था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा मुगल वंश की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर इसमें आएगा मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन सी आएगा बैरम खान एक सैन्य कमांडर था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र अकबर को संरक्षण 1556 से 1560 ईस्वी प्रदान किया था। अकबर 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। बैरम खान ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में सहायता की थी। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था। ऑप्शन सी वर्षा आधारित कृषि। इसमें आएगा व्याख्या में मुगल काल में जमीन की बहुयत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, ज्वार, गेहूं इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ चावल की खेती होती थी। कम बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें आएगा प्रचलित थी। इसमें है मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी में आएगा जारीन कलम। अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन एक थे। उन्हें अपने अक्षरों की पूरी तरह से अनुपातिक वक्रता की मान्यता में जारीन कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अब्द अल रहीम को
अम्बरीन कलम अंबर पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर इसमें आएगा किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? ऑप्शन आएगा डी सिसोदिया सन 556 ईस्वी में जिस गोहिल वंश की स्थापना हुई, बाद में वहीं गहलोत वंश बना और इसके बाद यह सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। मेवाड़ से संबंधित यह वंश अपनी समृद्धि परंपरा, अद्भुत शौर्य एवं अंगूठी कलात्मक अनुदानों के कारण संसार में प्रसिद्ध है। स्वाधीन एवं भारतीय संस्कृति की अभिरक्षा के लिए यह एकमात्र राजपूत वंश था जिसने उस समय के शक्तिशाली मुगल शासक अकबर के सामने भी आत्मसमर्पण किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन डी आएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर इसमें आएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस विजय के साथ बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मरक्षा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। फिर इसमें आएगा मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? ऑप्शन इसका आएगा जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1627 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन थे। जहांगीर ने क्रम से नादिर अल अस्त्र तथा नादिर उज जमा की उपाधि धारण की थी। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में किन कृतियों में से 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन इसका आएगा बी में आएगा फर्स्ट और सेकंड है बाबरनामा और आयन अकबरी नहीं, यह आयन अकबरी नहीं है, हुमायूंनामा बाबरनामा हुमायूंनामा। फिर इसमें आएगा 15वीं 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मुगल शासक बाबर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा से तथा गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा से प्राप्त होती है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? ऑप्शन बी बाबर। फिर इसमें आएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसने एक नए तरह के छंद मुबयान का सर्जन किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। इस अब्दुल रहीम खान ने किया। फिर इसमें दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसमें आ जाएगा डी में आएगा शाहजहां। फिर इसमें आएगा दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य करवाया था। इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर इसमें आएगा अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? उसका है दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसे तौहीद ए इलाही के रूप में भी जाना जाता था। दीन ए इलाही धर्म को सन 1582 में बादशाह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था तथा हिंदू राजाओं में से इसे सिर्फ बीरबल ने स्वीकार किया। फिर इसमें आएगा आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। इसका आएगा बी दूसरी। फिर इसमें आएगा आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी द्वितीय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। शाहजहां की प्रथम पत्नी का नाम कंधारी बेगम था। दिल्ली में जामा मस्जिद जिसके द्वारा बनवाई गई थी। इसका आएगा बी शाहजहां। फिर इसमें आएगा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में सम्राट शाहजहां ने सादुल्ला खां की निगरानी में करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। इस मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं। पूर्वी द्वार बादशाह के नमाज पढ़ने के लिए था तथा दूसरी उत्तरी और दक्षिण द्वार प्रजा के लिए था। फिर दारा सिको किसका भाई था? इसका आएगा डी औरंगजेब का।
औरंगजेब का था। फिर इसकी व्याख्या में दारा सिको मुमताज महल और सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा सिको का जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। ताजमहल बनवाया था इसमें आएगा डी शाहजहाँ ने। इसकी व्याख्या में आएगा विश्व के 7 अजूबों में से एक आगरा का ताजमहल मुगल शासक शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। इसके मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। फिर मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बी बाबर था, बाबर। फिर इसकी व्याख्या में आएगा मुगल वंश का संस्थापक जहरुद्दीन बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक तथा अकबर तीसरा शासक था। बीरबल अकबर के दरबार के प्रमुख वजीर एम सलाहकार थे। फिर इसमें आएगा शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवरवेद का अनुवाद करवाया? ऑप्शन इसका सी दारा सिको। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से दारा सिको ने अर्थवरवेद का अनुवाद करवाया। दारा सिको मुमताज महल और सम्राट शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। सूफीवाद और तौहीद के जिज्ञासु दारा ने सभी हिंदू और मुसलमान संतों से सदैव संपर्क का वह प्रतिभाशाली लेखक भी था। सभी नात अल औलिया और सकीनात अल औलिया उसकी सूफी संतों के जीवन चरित्र पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। उपनिषदों का अनुवाद उसने सर ए अकबर सबसे बड़ा रहस्य नाम से किया है। फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? इसमें आएगा सी पानीपत की प्रथम युद्ध। फिर इसमें आएगा व्याख्या में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई। वर्ष 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, वर्ष 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, वर्ष 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई किन सेनाओं के बीच हुई? इसका आएगा ऑप्शन है डी में आएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल वंश के संस्थापक बाबर तथा दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें लोदी पराजित हुआ। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुगलमा युद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसमें आएगा बी में आएगा बहादुर शाह सेकंड। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह सेकंड था, जिसे बहादुर शाह जफर 1756 से 1862 ईस्वी भी कहा जाता था। बहादुर शाह सेकंड उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। उन्होंने वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। फिर इसमें आएगा आगे निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था। ऑप्शन बी है राजा भारमल। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ। अकबर के नवरत्नों में राजा भारमल शामिल नहीं थे। अकबर के प्रमुख नवरत्न इसमें आएगा बीरबल, अबुल फजल, तानसेन भी है, तानसेन। फिर है अब्दुल रहीम खाना। फिर है मानसिंह राजा टोडरमल, फौजी फकीर जियोदीन। फिर मुल्ला दो प्याजा। फिर मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? इसमें आएगा बी 1527। फिर से खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 इसी को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों को तगमा कर से मुक्त कर दिया तथा राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर इसमें आएगा हुमायूं का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी में आएगा हाजी बेगम। फिर आएगा हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई। इनकी पत्नी बेगम हाजी बेगम ने 1569 से 1570 ईस्वी में दिल्ली दीन पनाह में मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा पारसियन, तुर्की तथा भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, जिसके
वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। जहाँ पना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आएगा दिल्ली स्थित जहाँ पना नगर जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। जहाँ पना नगर की सीमा पिथौरागढ़ और खीरी दोनों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। इसका दूसरा नाम विजय मंडल था। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसमें है यह है अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में किया। इस प्रथा को अकबर ने मध्य एशिया के मुगलों से ग्रहण किया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों को जात जोहदा या रैंक और घुड़सवार सेना की संख्या नामक पद का निर्धारण किया गया। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? इसमें आएगा बी में आएगा औरंगाबाद में आएगा औरंगाबाद में। फिर इसमें आएगा बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में निर्मित है। यह दक्कन के ताज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति 1651 से 1661 ईस्वी में करवाया। फिर इसमें आएगा फतेह ए आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? इसका आएगा ए औरंगजेब। फिर फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है जो मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। इसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि मुसलमानों के जिहाद सबसे पवित्र कार्य हैं। फिर इसमें आएगा खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? इसका आएगा ए 1527 ईस्वी। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है। फिर इसमें आएगा वर्ष भी है युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 21 अप्रैल 1526 है। पक्ष था इब्राहिम लोदी व बाबर, परिणाम बाबर विजयी। खानवा का युद्ध हुआ था, यह होता मार्च 1527 में, और पक्ष था राणा सांगा एवं बाबर विजयी हुआ। फिर चंदेरी का युद्ध, यह वर्ष था जून 1528, पक्ष था मेदिनी राय एवं बाबर विजयी हुआ। फिर घाघरा का युद्ध था मई 1529 ईस्वी, अफगानों में बाबर के बीच बाबर विजयी हुआ। फिर इसमें आएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर है व्याख्या सहित 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उसमें से एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? इसमें आएगा ए 1539 चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में गंगा नदी के उत्तरी तट पर शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ तथा गंगा नदी में कूद गया और उसकी जान एक निजाम नामक भिस्ती ने बचाई। शेर खां विजयी रहा तथा शेर शाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। फिर इसमें आधुनिक इतिहास में आएगा टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? इसका डी में आएगा 1782। इसमें हैदर अली और अंग्रेजियों के मध्य 1781 ईस्वी में हुए पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात मैसूर के शासक टीपू सुल्तान 1782 में शासक बने। फिर चतुर मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेना नायक वेल जली के मध्य हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात वेल जली ने कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। पहला ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया? इसमें आएगा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। फिर इसमें आएगा प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध था। इस युद्ध में मराठे और निजाम सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से त्रिगुट का निर्माण करते हैं, जिसे हैदर अली अंग कर देता है, निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ। इस संधि की शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। फिर इसमें आएगा
किसे किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? इसका आएगा सी टीपू सुल्तान को। इसमें आएगा व्याख्या में नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे जिन्हें मैसूर के बाग के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, एक नया सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। फिर आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष में हुई थी स्थापना? इसमें आएगा 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और कालांतर में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना सैनिक एवं प्रशासनिक आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर इसमें आएगा अंग्रेजों में भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौतियां निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? इसमें आएगा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त होगी। वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वर्तमान पुद्दुचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध आयरकुट अंग्रेजों एवं काउंट लाली फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। फिर इसमें आएगा वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? इसका आएगा सी 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कप्पुडानु गांव तट पहुंचा था। फिर आएगा इसमें कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका आएगा आंसर व्याख्या सहित इसमें है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। इस समय भारत का शासक अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तथा इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में सूरत में स्थापित की थी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आएगा सी रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया। प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में क्लाइव की विजय नवाब के विश्वास पात्रों के विश्वासघात का परिणाम था। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? इसका आएगा सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इसका मुख्य कारण है कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने गद्दी के लालच में विश्वासघात किया और अंग्रेजों से मिल गया। इस युद्ध में दो वफादार सेनानायक मीर मादान फिर और मोहनलाल थे। मीर मदान की युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई। नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा करवा दी। फिर इसमें आएगा कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? इसका आएगा बी प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक और मीर मदान व मोहनलाल जैसी देशभक्त थे वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे विश्वासघाती भी थे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया और रॉबर्ट क्लाइव विजयी बना। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? इसका एक व्याख्या सहित आएगा लॉर्ड लिटन 1880 ईस्वी के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी आर्म्स एक्ट यह है 1828 व 1878 भयंकर अकाल की अपेक्षा और दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए आयातित कपास पर कर समाप्त कर दिया। फिर इसमें आएगा सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। फिर इसमें आएगा 15वीं शताब्दी के दौरान सभी कंपनियों एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी जैसे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। इसका आएगा डी कपास और रेशम।
फिर इसमें आएगा 15वीं शताब्दी के दौरान सभी यूरोपीय कंपनियां एक जैसी वस्तु खरीदने में रुचि ज़्यादा रखते थे, क्योंकि वस्तुतः भारत में सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली होती थी। इन वस्तुओं को ले जाकर यूरोप कंपनियां अधिक मुनाफा कमाती थी तथा यहाँ से प्राप्त कच्चे माल को एक नया उत्पाद बनाकर भारत जैसे बड़े बाजार में बेचती थी, जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होता था। यह वस्तुएं कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? ऑप्शन बी में आएगा टीपू सुल्तान ने। फिर इसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इस क्रांति में कई भारतीय क्रांतिकारी शामिल हुए। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर से 5 जून 1857 ईस्वी को इस क्रांति में भागीदारी की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इस विद्रोह में सम्मिलित हुई, जबकि लियाकत अली इलाहाबाद से सम्मिलित हुए। टीपू सुल्तान चतुर-ओंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में पराजित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर 148 में आएगा 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? इसका आएगा ऑप्शन, इसका है कश्मीर दरवाजा दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उत्तर दिशा कश्मीर की तरफ होने के कारण इसे कश्मीर दरवाजा कहा। इसका निर्माण द्वारा 1835 में किया गया। अंग्रेजों द्वारा इसे 1857 में जला दिया गया था।